गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मांगीलाल महावर, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा। ऑनलाइन क्लासेज में आज का हमारा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक मगध का शासन प्रबंध संभाला। उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक शासन की बागडोर उसने संभाली। इसी कड़ी में सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में शासन की बागडोर संभाली। इस प्रकार मौर्य शासकों ने 184 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। इस लंबे शासन की नींव चंद्रगुप्त मौर्य ने रखी, परंतु सम्राट अशोक ने इसको उच्चतम शिखर प्रदान किया। सम्राट अशोक द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्य भारतीय नहीं अपितु विश्व इतिहास में इनका उल्लेख दर्ज है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु विश्व के सभी देशों में अपने प्रचारक भेजे। इतना ही नहीं, अशोक ने लोक सदाचारी धम्म की स्थापना भी की। उनके द्वारा भारत में कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए गए। सम्राट अशोक द्वारा सारनाथ का स्तंभ आज भी भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। इस प्रकार सम्राट अशोक ने शासन के नए आयाम स्थापित किए, परंतु अशोक के उत्तराधिकारी इतने योग्य नहीं थे कि वे इस विशाल साम्राज्य को लंबे समय तक सुरक्षित रख पाते। अतः धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य पतन के कगार पर पहुंचने लगा। मौर्य साम्राज्य के पतन के निम्न कारण रहे। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों में सबसे पहला कारण अयोग्य उत्तराधिकारी। मौर्य साम्राज्य के पतन का तात्कालिक कारण यह था कि अशोक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी नितांत अयोग्य तथा निर्बल हुए। उनमें शासन के संगठन तथा संचालन की योग्यता का अभाव था। साहित्यिक साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि उन्होंने साम्राज्य का विभाजन कर लिया था। राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालोक ने स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। तारानाथ के विवरण से यह पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के अनुसार विदर्भ भी एक स्वतंत्र राज्य हो गया था। परवर्ती मौर्य शासकों में कोई भी इतना सक्षम नहीं था कि वह समस्त प्रदेशों को एक क्षत्रिय शासन व्यवस्था के अंतर्गत संगठित कर सके। विभाजन की इस स्थिति में यवनों का सामना संगठित रूप से नहीं कर पाए और साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी हो गया। इस प्रकार अयोग्य उत्तराधिकारी मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बने। दूसरा कारण केंद्रीय शासन की दुर्बलता। मौर्य साम्राज्य में पहली बार शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण हुआ। इससे प्रांतों की स्वायत्तता खत्म होने लगी। मौर्य प्रशासन में सभी महत्वपूर्ण कार्य राजा के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे। उसे वरिष्ठ पदाधिकारियों की नियुक्ति का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त था। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी राजा के व्यक्तिगत कर्मचारी होते थे और उनकी भक्ति राष्ट्र अथवा राज्य के प्रति न होकर राजा के प्रति होती थी। प्रशासन में जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं का पर्याय अभाव सा था। साम्राज्य में गुप्तचरों का जाल सा बिछा हुआ था। ऐसी स्थिति में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई स्थान ही नहीं था। सामान्य नागरिक सदा नियंत्रण में रहते थे। राज्य व्यक्ति के न केवल सार्वजनिक अपितु पारिवारिक जीवन में भी हस्तक्षेप करता था और वहाँ नौकरशाही के अत्याचार के बहुत संभावनाएं थी। ऐसी व्यवस्था में शासन की सफलता पूरी तरह सम्राट की व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करती थी, परंतु अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों में इतनी योग्यता नहीं थी कि वह केंद्रीय शासन को अपने नियंत्रण में रख सके। अतः जैसे ही केंद्रीय शासन दुर्बल हुआ तो जो स्थानीय शक्तियाँ थी वो केंद्रीय शासन पर हावी होने लगी। इस प्रकार केंद्रीय शासन की दुर्बलता मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। सम्राट अशोक की शांतिवादी अहिंसक नीति। कलिंग विजय के बाद अशोक ने आक्रामक युद्ध बंद कर दिए। साम्राज्य की समस्त शक्ति और साधन लोकहित और धर्म प्रचार के कार्यों में लगा दी। आखिर तक पशु बलि आदि बंद कर दिए और उदारता और सहिष्णुता अशोक के शासन के
आधार बन गई। इस नीति ने सैनिकों के उत्साह को बहुत कम कर दिया। सैनिक शक्ति की दुर्बलता के कारण प्रशासन शिथिल पड़ गया। दूरस्थ प्रांतों में उच्च पदाधिकारी मनमानी करने लगे तथा पृथकतावादी शक्तियों ने केंद्र सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने शुरू कर दिए। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी शक्तिशाली सेना के अभाव में मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित नहीं रख पाए। इस प्रकार अशोक ने जो शांतिवादी अहिंसा की नीति अपनाई वो एक हद तक मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए कारण बन गई। सम्राट अशोक की ब्राह्मण विरोधी नीति। पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की ब्राह्मण नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी बनी। उनका तर्क है कि अशोक ने यज्ञों पर प्रतिबंध लगा दिया, धर्म महामात्रों की नियुक्ति कर ब्राह्मणों को अपना विरोधी बना लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद इस धर्म के प्रचार के लिए उसने भरपूर राजकीय सहायता दी। उसने जनता को नैतिक शिक्षा देने के लिए धर्म महामात्र नियुक्त किए और विभिन्न स्थानों पर अभिलेख अंकित करवाए। समाज के सब वर्गों को समान समझा जाने लगा। इससे ब्राह्मणों की समाज में जो विशिष्ट स्थिति चली आ रही थी वो समाप्त हो गई। बहुत से लोग मौर्यों को शूद्र समझते थे। ब्राह्मणों को यह पसंद नहीं था कि अशोक जैसा शूद्र उन्हें व प्रजा को धार्मिक शिक्षा दे। इन्हीं कारणों से ब्राह्मण वर्ग अशोक का शत्रु बन गया और मौर्यों के दुश्मनों से मिल गया। मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए ब्राह्मणों के उत्तरदायित्व के पक्ष में यह तर्क भी दिया जाता है कि एक ब्राह्मण पुष्यमित्र ने अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या कर दी और उसका राज्य हड़प लिया। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मणों के विद्रोह ने ही मौर्य वंश को समाप्त किया। अगला कारण, करों की अधिकता। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण करों की अधिकता भी था। परवर्ती मौर्य युग में देश की आर्थिक स्थिति संकटग्रस्त हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप शासकों ने अनावश्यक उपायों द्वारा करों का संग्रह किया। उन्होंने अभिनेताओं तथा गणिकाओं तक पर कर लगा दिया। अर्थशास्त्र में करों की हमें एक बहुत लंबी सूची मिलती है। यदि इन्हें वस्तुतः लिया जाता हो तो अवश्य ही जनता का निर्वहन बड़ा कठिन हो गया होगा। अतः इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि करों के भार से बोझिल जनता ने मौर्य शासकों को निर्बल पाकर उनके विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया। कुछ विद्वानों का यह भी विचार है कि अशोक द्वारा बौद्ध संघों को अत्यधिक धन दान में दिया गया, जिससे राजकीय कोष खाली हो गया। अतः उसकी पूर्ति के लिए परवर्ती राजाओं ने तरह तरह के उपायों द्वारा जनता से कर वसूल करने शुरू कर दिए, परंतु करों की अधिकता इतनी अधिक थी कि जनता उन्हें चुकाने में असहज महसूस करने लगी। इस प्रकार करों की अधिकता मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। राजकोष का रिक्त होना। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण राजकोष का रिक्त होना भी था। सम्राट अशोक ने अपने बहुत से संसाधन बौद्ध धर्म या अपने धर्म प्रचार के लिए उन्होंने लगा दिए। सम्राट अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को, मठों को खूब अत्यधिक दान दिया। इस प्रकार से धीरे धीरे राज्य का राजकोष रिक्त होने लगा। परवर्ती सम्राटों ने भी अशोक की इसी नीति का पालन किया। इससे राजकोष की रिक्तता के कारण साम्राज्य दुर्बल होता गया। दरबार में गुटबंदी। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण मौर्यों के दरबार में गुटबंदी का व्याप्त होना था। साम्राज्य के मंत्री और उच्चाधिकारी अपने व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति के लिए राष्ट्रहितों को भूलकर आपसी गुटबंदी में लगे रहते थे। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत मौर्य राज दरबार में दो विरोधी पक्ष पैदा हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप गृह युद्ध हुआ।
अंतिम मौर्य सम्राट वृहद्रथ के समय में भी दरबार में दो दल थे, एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग का, दूसरा मंत्री का। इस प्रकार राज्य की गुटबंदी ने मौर्य साम्राज्य को विनाश के कगार पर खड़ा कर दिया। ग्रह कलह। अशोक के कई रानियां और पुत्र पुत्रियां थीं। अशोक स्वयं तो निस्वार्थ, उदार और सहिष्णु प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके परिवार में स्वार्थता, वैमनस्य और ईर्ष्या का वातावरण था। इन कलहों में राज्य के उत्तराधिकारी और दरबारी भी शामिल हो गए। इसके परिणाम स्वरूप अशोक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दलबंदी और षड्यंत्र आरंभ हो गए। उसका शासन शिथिल पड़ गया, साम्राज्य की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचने लगी। इससे पूर्व हम देखते हैं सम्राट अशोक ने भी अपने 99 भाइयों का वध करके राजगद्दी प्राप्त की थी। तो इस प्रकार से जो ग्रह कलह था वो मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। कर्मचारियों द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग। अशोक का साम्राज्य बहुत विशाल हो गया था और स्वयं धार्मिक कृत्यों में बहुत व्यस्त रहता था। इससे नौकरशाही को अपनी मनमानी करने का अवसर मिलने लगा। वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने लगे। इससे जनता में असंतोष फैलने लगा। अशोक के जीवित रहते तो यह असंतोष दबा रहा, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद यह विद्रोह का रूप लेने लगा। राजधानी के दूर के प्रांतों के राज्यपाल जनता पर अत्याचार करने लगे। स्वयं अशोक के काल में जनता ने इन अत्याचारों से तंग आकर तक्षशिला आदि में विद्रोह का झंडा खड़ा किया था। अशोक ने स्वयं अपने पुत्र कुणाल को इन विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। विदेशी आक्रमण। अशोक की मृत्यु के बाद यूनानियों ने फिर सिर उठाना शुरू कर दिया। उन्होंने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी भागों पर कई आक्रमण किए। इन आक्रमणों के फलस्वरूप मौर्य साम्राज्य कमजोर पड़ता गया। सैन्य शक्ति निर्बल हो जाने के कारण अशोक के उत्तराधिकारियों को संभवतः कई पराजयों का सामना करना पड़ा होगा। गुप्तचर विभाग का निर्बल होना। सैन्य शक्ति निर्बल हो जाने के साथ साथ साम्राज्य का गुप्तचर विभाग भी निर्बल हो गया। चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय यह विभाग अत्यंत सुगठित तथा सुव्यवस्थित था और राज्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन था, परंतु अशोक के काल में ही यह विभाग उपेक्षित सा होने लगा। इतने विशाल साम्राज्य के दूर प्रांतों के षड्यंत्रों का, असंतोष का पता लगाने के लिए एक सुसंगठित गुप्तचर विभाग का होना अनिवार्य था। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के पतन का एक कारण उसके गुप्तचर विभाग का निर्बल होना था। राष्ट्रीय चेतना का अभाव। मौर्य युग में राज्य अथवा राष्ट्र का सरकार के ऊपर अस्तित्व नहीं था। इस समय राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व जैसे समान प्रथाएं, समान भाषा, समान ऐतिहासिक परंपरा पूरे मौर्य साम्राज्य में नहीं थी। भौतिक दृष्टि से भी साम्राज्य के सभी भाग समान रूप से विकसित नहीं थे। राज्य का सरकार के ऊपर कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं समझा जाता था। राजनीतिक दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की भावना मौर्य युग में नहीं थी। यह बात इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि यवनों का प्रतिरोध कभी भी संगठित रूप से नहीं किया गया। जब कभी भी भारत पर यवनों के आक्रमण हुए, उनका सामना स्थानीय राजाओं अथवा सरदारों द्वारा अपने अलग अलग ढंग से किया गया। उदाहरणार्थ, जब पोरस सिकंदर से युद्ध कर रहा था अथवा सुभंग सेन अंतियोक को भेंट दे रहा था, तो ये कार्य पश्चिमोत्तर भारत में पृथक पृथक राजाओं की हैसियत से कर रहे थे। देश के केंद्रीय भाग के शासकों, विशेषकर पाटलिपुत्र के राजाओं से उन्हें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। पोरस, जिसकी यूनानियों तक ने प्रशंसा की, का भारतीय स्रोतों में उल्लेख तक नहीं मिलता है। चूँकि मौर्य साम्राज्य के लोगों में कोई मूलभूत राष्ट्रीय एकता नहीं थी, अतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण निश्चित था। आर्थिक एवं सांस्कृतिक असमानताएं। रोमिला थापर ने प्रशासन के संगठन तथा राज्य अथवा राष्ट्र की अवधारणा को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए महत्वपूर्ण कारण बताया है। मौर्य साम्राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर की विषमता ने मौर्य साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचाया।
गंगा घाटी का प्रदेश अधिक समृद्ध था, जबकि उत्तर दक्षिण के प्रदेशों की आर्थिक स्थिति अपेक्षाकृत कम विकसित थी। पहले भाग की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, जहां व्यापार व्यवसाय के लिए भी उपयुक्त अवसर प्रदान थे। दूसरे भाग में अस्थिर अर्थव्यवस्था थी, जिसमें व्यापार वाणिज्य को बहुत कम सुविधाएं प्राप्त थी। इस प्रकार से आर्थिक और सांस्कृतिक असमानताएं मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बनी। तो इस प्रकार से ये मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण रहे। अगली वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।